इन्होंने 40,000 लेटर्स लिखे स्टेटिंग देयर डिमांड और उन्होंने अपने स्टेट जनरल को हैंड ओवर कर दिए कि हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड भी मीटिंग में बात करी जाए। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 9th एंड यस, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का टॉपिक 2 कर रहे हैं। जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी का टॉपिक 2 है, तो ये वीडियो पूरी की पूरी टॉपिक 2 पे है, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट। एंड फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, आंसर राइटिंग इंफॉर्मेशन, यू कैन विजिट द लिंक बिलो एंड यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो जो हमारा टॉपिक 2 है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट। ठीक है, अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं अबाउट द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट। जो रिवोल्ट हुआ था फ्रांस में, वो कैसे हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल रूल भी था, मतलब जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से चल रहे थे, और मोनार्की भी थी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किंग के पास पावर नहीं थी टू रेज टैक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक 2 करने से पहले आपको यही चीज याद रखनी है कि किंग के पास पावर नहीं थी टू रेज टैक्सेस। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या था, लेट्स सी दैट कि लॉ क्या था। अब लॉ ये कहता है कि भाई अगर टैक्सेस इंक्रीज करने हैं तो तीनों स्टेट्स के स्टेट जनरल्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, स्टेट जनरल्स कौन थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3। तो तीनों स्टेट्स के स्टेट जनरल्स को बुलाया जाएगा, उनके बीच में मीटिंग होगी। ठीक है, मीटिंग में ईच स्टेट के वोट लिए जाएंगे, हर एक स्टेट का एक वोट होगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द वोटिंग डिसीजन ये डिसाइड किया जाएगा कि टैक्सेस इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, किंग के पास पावर नहीं थी टू रेज टैक्सेस। ठीक है, अब लॉ ये कहता था कि अगर किंग को टैक्सेस इंक्रीज करने हैं तो उसको एक मीटिंग रखनी होगी जिसमें वो तीनों स्टेट के स्टेट जनरल्स को इन्वाइट करेगा। ठीक है, तो और जब तीनों स्टेट्स के स्टेट जनरल आएंगे तो तीनों के बीच में वोटिंग होगी। ठीक है, और वोटिंग में अगर यस आया तो टैक्सेस इंक्रीज होंगे और नो आया तो टैक्सेस इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है आपने, हर एक स्टेट का अपना एक वोट था। ईच स्टेट हैज वन वोट, चाहे उसके जितने भी स्टेट जनरल्स हो, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हो, हर एक स्टेट का एक ही वोट था। ठीक है, समझ आया। अब किंग ने क्या किया, मीटिंग बुलाई। ठीक है, ऑल 3 स्टेट्स के स्टेट जनरल को बुलाया। ठीक है, समझ आया। अब फर्स्ट स्टेट में कौन थे, क्लर्जी थे, राइट। फर्स्ट स्टेट में कौन थे, क्लर्जी थे। क्लर्जी के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी थे, इनके भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। एंड थर्ड स्टेट व कॉमनर्स, राइट। थर्ड स्टेट में कॉमन लोग थे और उनके 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड के 300 और थर्ड स्टेट के अकेले 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और हर एक स्टेट को एक ही वोट अलाउड था। ठीक है, समझ आया। तो मतलब यहाँ 300 रिप्रेजेंटेटिव इज इक्वल टू 1 वोट। सेकेंड स्टेट में भी 300 रिप्रेजेंटेटिव इज इक्वल टू 1 वोट, एंड थर्ड स्टेट में क्या था, 600 रिप्रेजेंटेटिव इज इक्वल टू 1 वोट। तो ये अनफेयर हो गया कि फर्स्ट स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव है और उनका 1 वोट है। सेम सेकेंड स्टेट में था, और थर्ड स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टेट जनरल्स हैं, वो डबल है, 600 है, बट उनको फिर भी एक ही वोट अलाउड है। तो अब क्वेश्चन उठाया गया कि क्या टैक्सेस बढ़ाए जाए। तो आपको क्या लगता है, फर्स्ट स्टेट का क्या आंसर होगा? ऑब्वियसली यस, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ा, इनको टैक्सेस नहीं पे करने, तो उन्होंने कहा बढ़ा दो टैक्सेस। ठीक है, सेकंड स्टेट ने भी कहा कि यस बढ़ा दो टैक्सेस क्योंकि इनको भी नहीं पे करना। थर्ड स्टेट क्या बोलेगी कि नो। तो हमेशा हमेशा जो वोटिंग होती थी यही होता था 2 वर्सेस 1। ठीक है, हमेशा 2 वर्सेस 1 होता था, 2 वोट्स होते थे यस के फेवर में अगर टैक्सेस इंक्रीज करने। जो 2 वोट थे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के फेवर में होते थे, और हमेशा थर्ड स्टेट के अगेंस्ट आता था क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिल जाते थे। ठीक है, समझ आया। सो डिसीजन ऑलवेज केम इन फेवर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट एंड ऑलवेज केम अगेंस्ट थर्ड स्टेट। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है, समझ आया, वो वोटिंग सिस्टम से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। सो दे स्टॉप्ड कमिंग टू दी मीटिंग, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमेशा हमारे अगेंस्ट आता है वोट। सो जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि हम 1614 से अब से एक भी मीटिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, दिस लेड टू द थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग
आफ्टर 1614। अब उन्होंने मीटिंग में क्यों आने से मना कर दिया? क्योंकि अनफेयर रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेट है, दे फेल्ट कि भाई ये अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, हम लोग अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, स्टेट जनरल्स जो है हमारे वो 600 है, तो हमारे साथ बिल्कुल ही अनफेयर हो रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे 1% 1 वोट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज हमारी लार्जर पॉपुलेशन है, हम उस हिसाब से वोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और उनके पास पावर भी बिल्कुल नहीं थी, दे हैड लिटिल पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, क्योंकि हमेशा जो डिसीजन था वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के फेवर में आता था, ठीक है। एंड फ्रस्ट्रेशन भर गई उनके अंदर, दे वर डिसकंटेंटेड, ठीक है, जिसकी वजह से दे स्टॉप्ड कमिंग टू द मीटिंग आफ्टर 1614। उसके बाद 5 मई को, ठीक है, 5 मई 1789 को फिर से थर्ड स्टेट को, फिर से लुई 16 ने मीटिंग बुलाई, ठीक है। 5 मई 1789 को किंग हैड कॉल्ड द मीटिंग एंड थर्ड स्टेट, क्यों मीटिंग बुलाई? क्योंकि किंग ने बिना मीटिंग करे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, जबकि लॉ कहता है कि बिना मीटिंग करे आप टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकते। किंग ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। अब थर्ड स्टेट ने क्या किया? दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग कि हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे। तो जब थर्ड स्टेट ने रिवोल्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद लुई 16 ने मीटिंग बुलाई, ठीक है, ऑन 5 मई 1789, ठीक है। किंग डिड नॉट कॉल मीटिंग बिफोर इंक्रीजिंग टैक्सेस, तो अब हम क्यों जाए? थर्ड स्टेट ने क्या बोला कि भाई जब किंग ने टैक्स इंक्रीज करते टाइम तो हमें बुलाया नहीं, मीटिंग करी नहीं, तो अब हम क्यों जाए, ठीक है। बट वो फिर भी गए, मीटिंग टुक प्लेस, ठीक है। थर्ड स्टेट ने मीटिंग करी, ठीक है, दे अटेंडेड द मीटिंग। अब उसमें मीटिंग में हुआ क्या था, आई विल टेल यू। मान लो ये एक टेबल था, ठीक है, दिस इज द टेबल, एंड इस टेबल के यहाँ पे 300 सीट्स थी, ठीक है, और यहाँ पे भी 300 सीट्स थी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ गए, यहाँ सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ गए। अब थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठेंगे? सीट्स तो नहीं थी। दे स्टूड 300 यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, यहाँ पे, और 300 यहाँ, तो उनको मीटिंग खड़े होके अटेंड करनी पड़ी, ठीक है। मोर ओवर पॉज वर नॉट अलाउड इन द मीटिंग। अब पॉज कौन है? पी से पीजेंट्स, ठीक है, ए से आर्टिसंस एंड डब्ल्यू से वुमेन, दे वर नॉट अलाउड टू अटेंड द मीटिंग। तो इन्होंने क्या किया? अपनी जो डिमांड्स थी, अपने जो इंटरेस्ट थे, वो लेटर में लिख के दिए। इन्होंने 40,000 लेटर्स लिखे स्टेटिंग द डिमांड, और उन्होंने अपने स्टेट जनरल को हैंड ओवर कर दिए कि हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड भी मीटिंग में बात करी जाए। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया? दे कॉल फॉर अ चेंज, ठीक है। सो व्हेन किंग लुई 16 कॉल्ड अ मीटिंग, ठीक है, ऑन 5 मई 1789, तो थर्ड स्टेट ने अपनी क्या डिमांड रखी मीटिंग में जाते? उन्होंने सबसे पहले अपनी डिमांड रखी कि वोटिंग सिस्टम को चेंज करो। वी वांट 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये होना चाहिए जिससे हम डिसीजन लेने में भी मतलब हम लोग भी डिसीजन ले पाए, हम लोगों की वजह से भी डिसीजन इन्फ्लुएंस हो पाए, ठीक है, समझ आया? बट किंग रिफ्यूज देयर डिमांड, ठीक है। तो थर्ड स्टेट ने क्या किया? याद रखना, थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट द वोटिंग सिस्टम शुड बी चेंज्ड, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन इन द गवर्नमेंट, राइट। फिर किंग ने इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। उसने कहा कि मैं वोटिंग सिस्टम को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट है, दे वर अगेन डिसकंटेंटेड एंड अगेन फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। उसके बाद इनकी टेंशंस बढ़ती गई। The king's refusal to meet third state demand led to growing tension between the government and the people. फिर उसके बाद थर्ड स्टेट ने क्या किया? थर्ड स्टेट जब बेसिकली डिसकंटेंट हो गया कि किंग ने एकदम से वोटिंग राइट्स को डिनाई कर दिया, दे वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। उन्होंने टेनिस कोर्ट में एंटर किया। टेनिस कोर्ट में एंटर करने के बाद उन्होंने ओथ ली, उसे बोला गया है टेनिस कोर्ट ओथ। ओथ मतलब शपथ ली। उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम अलग नहीं होंगे, ठीक है, जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं करते। एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली ऑन 20th जून 1789, ठीक है, समझ आया? सो याद रखना, दे वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। वाई दे वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग? बिकॉज किंग ने उनकी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया था, हम वोटिंग सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर वो वहां से बाहर निकले, उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बनाई, उन्होंने ओथ ली कि भाई अब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही रहेंगे, ठीक है। उन्होंने टेनिस कोर्ट में ओथ लिया कि भाई हम तब तक अलग नहीं होंगे, तब तक नहीं रुकेंगे हम, जब तक हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले। क्लियर? सो टेनिस कोर्ट ओथ में आपने ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद रिवोल्ट किया किसने? ठीक है, हु लेड दिस रिवोल्ट? ठीक है, दिस रिवोल्ट was led by Mirabean and Abbassius. Mirabean was nobility, second state, and Abbassius was clergy, first state.
they were in favor of third state. ठीक है, समझ आया? And Mirabean wrote journals and gave powerful speeches and Abbé C.S wrote pamphlet what is third state. ठीक है, इस तरीके से उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि भाई जो थर्ड स्टेट है उनके साथ गलत हो रहा है, लोगों का जागरूक किया। ठीक है, फिर उसके बाद बैस्टिले पर अटैक हुआ, ये अलग से क्वेश्चन नहीं आता। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। ठीक है, अब स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिले, बैस्टिले बेसिकली क्या है? बैस्टिले एक रॉयल फोर्ट्रेस है, फोर्ट है इन पेरिस। ठीक है, समझ आया? जिसकी वजह से मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, जहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्जैक्टली शुरू हुआ था। ठीक है, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द बेसिकली पीपल राइजिंग ऑफ पीपल अगेंस्ट मोनार्की। यहाँ से लोग मोनार्की के अगेंस्ट खड़े होना शुरू हुए थे एंड इन्होंने कहा था कि हम ओल्ड रेजिम को एंड करेंगे। व्हाट वाज ओल्ड रेजिम? ये मैंने बताया था, द पीरियड बिफोर 1789। ठीक है, समझ आया? सो सबसे पहले शुरुआत हुई फूड शॉर्टेज से। बैड विंटर थी, पेरिस ऑब्वियसली बहुत ठंड थी जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हुई। ठीक है, पुअर हार्वेस्टिंग की वजह से फूड शॉर्टेज हो गया एंड फूड शॉर्टेज की वजह से हंगर और पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। फूड शॉर्टेज है तो बिकेगा नहीं, तो पीजेंट्स जो है और पुअर हो जाएंगे और हंगर, लोगों की हंगर बढ़ती रहेगी क्योंकि खाने की कमी है। क्लियर? फिर शॉपकीपर ने क्या किया? उन्होंने बेसिकली जो ग्रेन्स थे उसको होल्ड करना शुरू कर दिया, अपने पास बचा के रखना शुरू कर दिया, बिकॉज दे वर लॉयल टू ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, क्योंकि उनसे पैसे ज्यादा मिलते थे। सो दे स्टार्टेड सेलिंग राशन टू फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट एंड दे स्टार्टेड इग्नोरिंग थर्ड स्टेट। ठीक है, समझ आया? सो वुमेन हु वर डेस्परेट फॉर फूड दे प्रोटेस्टेड, और जब शॉपकीपर ने उन्हें मना कर दिया कि हम तुम्हें फूड नहीं देंगे, हम फर्स्ट और सेकंड स्टेट को देंगे, ठीक है, दे वर स्टैंडिंग इन द क्यू और उनको रिफ्यूज कर दिया कि तुम्हें खाना नहीं देंगे। सो वुमेन ने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने अटैक किया शॉपकीपर्स पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। तो पीजेंट्स ने ये क्योस सुन के, जो नियर बाय फील्ड में काम कर रहे थे, दे केम, उन्होंने देखा क्या हो रहा है एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड अटैकिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक है, सो क्राउड ऑफ मैन heard the chaos and they also attacked at the shops, government building, and they also attacked at Bastille. Clear? It was a place, फोर्ट इन पेरिस, रॉयल फोर्ट, जहाँ पे खाना भी पड़ा हुआ था। ठीक है, समझ आया? फिर एकदम से र्यूमर स्प्रेड हुआ, याद रखना र्यूमर बोला, र्यूमर मीन्स फेक न्यूज। र्यूमर स्प्रेड हुआ, किंग ने तो अपने ट्रूप्स भेजे थे लोगों को काम डाउन कराने के लिए, बट र्यूमर ये स्प्रेड हुआ कि किंग ने ट्रूप भेजे हैं टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप। इससे पीजेंट्स को और गुस्सा चढ़ गया। ठीक है, एंग्री पीजेंट्स ने क्या किया? दे लूटेड ग्रेन और उनके ड्यूज और डेट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस जो नोबल्स थे दे फ्लेड टू द अदर नेशंस। लुई 16 बहुत डर गया उस वजह से, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था, एंड ही एक्सेप्टेड नेशनल असेंबली एंड दिस इज हाउ फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर? इस तरीके से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी। ठीक है, सो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना कि कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, मीटिंग से शुरू हुआ था जिसमें वोटिंग राइट्स नहीं थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने लड़ना शुरू किया। फिर उन्होंने मीटिंग में जाना बंद कर दिया, फिर एक मीटिंग हुई, मीटिंग में वो लोग आए, उसके बाद उनकी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया एंड देन उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया, टेनिस कोर्ट होत लिया। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली जब एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, दे ड्राफ्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने क्या डिक्लेयर करा कि भाई एक तो किंग की पावर को लिमिट किया जाए। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये मेंशन किया। ठीक है, उन्होंने कहा न्यू गवर्नमेंट बनाई जाएगी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट बनाई जाएगी इन तीन प्रिंसिपल्स के हिसाब से। ठीक है, मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बनाएंगे हम फ्रांस में। ठीक है, एंड बाय 1791 नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर भी कर दिया। ठीक है, 1789 में उन्होंने ओथ ली थी, ठीक है, और 1791 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में जब उन्होंने डिक्लेयर किया, सबसे पहले उन्होंने टिथे को अबॉलिश किया। ठीक है, उन्होंने टिथे को अबॉलिश किया, विच वाज टैक्स पेड टू द क्लर्जी, और नोबिलिटी का क्लर्जी का जितना भी लैंड था वो भी कन्फिस्केट कर लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? किंग की पावर को, मोनार्की की पावर को एक लिमिट कर दिया। ठीक है, और नेशनल असेंबली को अपने ज्यादा अथॉरिटी दे दी एंड लोगों के राइट्स डिक्लेयर करे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जिससे लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले थे। कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू लाइफ। ठीक है, समझ आया? सो जब उन्होंने कन्फिस्केट किए थे चर्च के लैंड, दे वर एबल टू कलेक्ट 2 बिलियन लिवरेस, जिसकी वजह से वो फ्रांस का कर्जा भी चुका पाए थे, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि उनके ऊपर डेट था फॉर ओवर 2 बिलियन लिवरेज। तो यहाँ पे जब उन्होंने चर्च के लैंड को कन्फिस्केट करना शुरू कर दिया तो नेशनल असेंबली कलेक्टेड ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवरेज। क्लियर? फिर वोटिंग राइट्स भी उन्होंने चेंज कर दिए। ठीक है, अब पावर्स जो थी इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वोटिंग राइट्स वर चेंज्ड, ओनली एक्टिव सिटीजन्स वर अलाउड टू वोट। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज,
प्लस वो टैक्सेस पे करेंगे विच इज इक्वल टू 3 days wages. उसके अलावा जितने भी मेन थे वो नॉट वर्किंग, were not paying tax, ठीक है, below 25 years of age, and women children, they were passive citizens and they were not allowed to vote. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया. Soon we are coming up with the next video जिसमें हम इसका टॉपिक 3 करेंगे. For doubts you can comment in the comment box, and yes, for the notes of this chapter, important question answers writing, answer writing information and a test on this chapter, you can visit our website or download our app. The link is in the description box. Thank you.